पर्यटन और उद्योग किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, परंतु जब से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, हर प्रकार के नुकसान की तो बात हो रही है। परंतु आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को इस आपदा से कितना नुकसान हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं। आपसे पहला सवाल आपके विभाग को लेकर ही करूंगा। हर तरह के नुकसान की बात हुई है, उद्योगों को कितना नुकसान पहुंचा है हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश में जो उद्योगों को नुकसान हुआ है, अभी तक का जो आंकलन किया गया वो लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब हुआ है, जिसमें अधिकांश जो नुकसान हुआ है वो बद्दी, बरोटीवाला है, नालागढ़ है, ऊना है और कालेयाम का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे हुआ है। और इसमें कुछ तो जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ बिजली के वो थे, हमारे जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है बद्दी बरोटीवाला का, उसको डैमेज हुआ है। और कुछ तो जो है रोड्स, जो कनेक्टिविटी जो नेशनल हाईवे के रोड्स थे या वो उसको नहीं, हमने उसमें नहीं जोड़ा है, वो तो पीडब्ल्यूडी ने अलग जोड़ा है, उसको भी नुकसान हुआ था। अब तो खैर रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिस्टोर किया गया है, काफ़ी हद तक रिस्टोर कर दिया गया है। मगर जब ये 9, 10, 11 की बारिश हुई, 9, 10, 11, 12 जुलाई को बारिश हुई, तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो सड़कों से कट गए थे। रोड्स जो है वो कुछ जगह ब्रिजेस वॉश आउट हो गए थे। बद्दी के जो ब्रिजेस है, मतलब जो कनेक्ट करता है पिंजौर को, बद्दी से पिंजौर को, वो ब्रिज डैमेज हो गया था, उस पर जो है ट्रैफिक बंद हो गया था। तो कुछ समय तक मतलब माल को भेजना और रॉ मटेरियल बाहर से लाना कठिन हो गया था। मगर अब जो है वो नॉर्मलसी जो है वो आ चुकी है। आपने 300 करोड़ रुपए के नुकसान का जिक्र किया, इसको रीस्टोर करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहाँ आ रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रोड को कर दे, मगर उसको हमको रिस्टोर तो करना पड़ेगा ना। मान लो रोड हमने मिट्टी डाल करके और उसको टेम्परेरी चालू कर दिया है, मगर जहाँ डंगे लगने की ज़रूरत है वहाँ परमानेंट डंगे जब बरसात होंगी ख़त्म हो उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसको टेम्परेरी तो रूप में चालू कर दिया गया है, मगर उसको परमानेंटली रिस्टोर करना और उसको परमानेंटली एक अपने जगह पे लाने में तो समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो इसमें तो समय लगेगा, मगर टेम्परेरी जो ये है कि ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो फिनिश गुड्स हैं उनको बाहर ले जाने में और रॉ मटेरियल को हिमाचल प्रदेश में लाने में दिक्कत ना, उसके लिए जो है वो ठीक कर दिया गया है। आपके गृह जिला में जिन जिन क्षेत्रों को आपदा से नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सिरमौर भी कल गए थे। आपने 3 दिन पहले एक भाजपा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता तो मिल रही है, परंतु जो अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जगत प्रकाश नड्डा आश्वासन दे रहे हैं कि हम सरकार की हर संभव सहायता करेंगे, हर प्रकार की सहायता करेंगे। फिर समस्या कहाँ है? नहीं, देखो निश्चित रूप में नड्डा जी कल आए हैं और उन्होंने ज़िला सिरमौर के क्षेत्र में, शिमला में और बिलासपुर में वो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये आपदा का समय, ये राजनीति करने का समय नहीं है। और नड्डा जी ने ठीक कहा है कि भाई पॉलिटिकल जो स्कोर सेटल करना है वो समय नहीं है, हमें खुशी है। मगर प्रश्न ये है कि इस संकट की घड़ी में जो हमारी अपेक्षा और उम्मीद हम केंद्र सरकार से करते थे वो नहीं हुई है। अभी तक जो हमको पैसे के रूप में आर्थिक सहायता मिली वो हमारा हक है, हमारा राइट है। 180 करोड़ रुपीज़ तो हमको जो जून के महीने में मिलते थे वो मिले हैं। और दूसरी किस्त जो है रिलीफ मैनुअल के तहत जो है वो दिसंबर में रिलीज़ होती थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री जी के कहने पे उसको जुलाई महीने में कर दिया। 360 करोड़ वो तो हमको मिलना था। और उसके अलावा 188 करोड़ रुपीज़ जो है, 198 करोड़ जो है वो पिछले सालों का जो ऑडिट पैरास की वजह से रुका हुआ था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। और इसके अलावा कुछ नहीं आया है। अब नड्डा जी ने कल कहा है कि 200 करोड़ रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृत किए हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है, मगर 200 करोड़ रुपए तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। मुख्यमंत्री ने 6000 करोड़ के करीब का जो नुकसान पहले कुछ दिन पहले हुआ था, अब तो हमारी राशि जो नुकसान है वो कोई 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो हम उम्मीद करते हैं हमको पैसा आएगा। और 200 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री जी को जैसे कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश उनका दूसरा घर है, तो हम उसी हिसाब से अपेक्षा करते हैं कि हमको एक अच्छी खासी राशि हिमाचल प्रदेश को मिले, ताकि अभी जैसे सड़कें कुछ रिस्टोर की गई हैं, टेम्परेरी रिस्टोर की गई हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स
टेम्परेरी रिस्टोर की गई, क्योंकि वाटर सप्लाई स्कीम्स तो अधिकांश इनके सोर्सेज नदी में और नाले खालों में थे, क्योंकि भारी बारिश होने की वजह से जो इनके स्टोरेज टैंक है, पंपिंग मशीनरीज है, वो सारी की सारी वॉश आउट हो चुकी है। इसलिए हमको हिमाचल प्रदेश में इन सभी चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, और हम केंद्र से उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा दिल दिखा करके केंद्र सरकार हमें उम्मीद करेगी। हमारे सर्वे की टीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम, उन्होंने सर्वे भी किया है, उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दी है, और अपेक्षा की जा रही है कि हमको एक पैकेज के रूप में जो है अच्छी सहायता मिलेगी। आपने एक बात और कही, आपने कहा कि ये फिक्स ग्रांट थी जो मिलनी ही थी हिमाचल प्रदेश को। कल जगत प्रकाश नड्डा ने ये बात भी साफ की है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पैसा आया है उसके अलावा जो भी पैसा है वो सिर्फ आपदा के लिए है। तो सरकार का ये सवाल उठाना कहाँ तक उचित है कि वो पैसा वो था जो आना ही था? नहीं, देखो, जो पैसा मिला है, कोई ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको किस हेड में पैसे देती है तो स्पष्ट है। वो हमको जो 360 करोड़ रुपए मिला है वो तो हमारा हक है, वो हर साल हिमाचल प्रदेश को मिलता है, को वो कोई नई चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट न्यू थिंग। और 198 करोड़ का जो हमारे को मिला है वो ऑडिट पैरा की वजह से, पिछले 2-3 सालों के ऑडिट पैरा की वजह से पैसा रुका था, वो हमको मिलो तो हमें मिलना था। अब मान लो 200 करोड़ आया है कि नहीं है, नड्डा जी ने कहा था कि आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश के खाते में 200 करोड़ रुपए आ जाएगा। अब आया है कि नहीं आया है, किस हेड में आया है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर आया है तो हम स्वागत करेंगे, बहुत अच्छी बात है, और हम और पैसे की भी उम्मीद करते हैं। आपके पास संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार भी है, आपसे एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ लूंगा। आपकी ही पार्टी के एक विधायक हैं, वो कह रहे थे विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता कह रहे थे सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है कि इन विषयों पे क्या होना चाहिए? नहीं, देखो, इस वक्त सरकार की पहली प्राथमिकता है जहां नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए, चाहे सड़क है, चाहे पीने के पानी की स्कीम है, या बिजली की स्कीम्स है। और निजी रूप में भी लोगों को, उनके मकान है, खेत है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की डेथ्स भी हिमाचल प्रदेश में हुई है। मुख्यमंत्री जी ने अपना रिलीफ मैनुअल इंक्रीज़ करके राशि को कई गुना जो है बढ़ाया है। आज अगर हम विधानसभा का, मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है, और मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि अगर हम विधानसभा का सेशन करते हैं, अभी करते हैं इमीडिएटली, तो सारी की सारी जो ऑफिशियल मशीनरी है, और ख़ास करके फील्ड में जो लोग लगे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग जाएंगे। अभी तो हमको विधानसभा का सेशन तो विद इन 6 मंथ बुलाना पड़ता है ना। हमारा 6 अप्रैल को लास्ट हाउस हुआ था, डे था, तो 6 अक्टूबर से पहले पहले विधानसभा का सेशन बुला लिया जाएगा। कल कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री जी सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे, और विधानसभा का सेशन जब भी रखा जाएगा, वो हो सकता है कल उसका फैसला, और मतलब जो स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके बीच ही जो है विधानसभा का सेशन होगा। ठीक है, कुछ विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के विधायक हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, उनको अधिकार है अपनी राय रखने का, और विधानसभा के अंदर एक अपने चुनाव क्षेत्र की बात रखने का, कमी शमी का या क्या हुआ या उसका एक रखने का मौका मिलता है, और हर विधायक चाहता है, और सेशन होगा, जल्दी सेशन हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जब आपदा का दौर शुरू हुआ था, आपके एक सहयोगी मंत्री ने अवैध खनन का मामला उठाया था। पिछले कुछ दिनों से जब से इंदौरा और फतेहपुर में कुछ जमीनें जलमग्न हुई हैं, वहां के स्थानीय लोग आपके ही उप मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे थे कि आपकी ही पार्टी के कांगड़ा के जो बड़े नेता हैं अजय महाजन, उनका भी यहाँ पर क्रशर चलता है और अवैध खनन होता है, और वो यहाँ तक बात कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। उद्योग मंत्री आप हैं, क्या आप कार्रवाई का आश्वासन वहाँ की जनता को देते हैं? नहीं, देखो, इलीगल माइनिंग जो है वो आज नहीं, पहले से लेकर के चलती आई है, और कोई भी सरकार को इलीगल माइनिंग को कम्प्लीटली बंद करना संभव नहीं होगा। सरकार ने, जब से मैं मंत्री बना हूँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना हूँ, हमने बहुत सारे चालान भी किए, हमने बहुत सारी गाड़ियाँ भी पकड़ी हैं, और पिछले साल के तुलना में हमने अधिक सख्ती करके जो है कार्रवाई की है। ये हम फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं। अब इलीगल माइनिंग होती है, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइनिंग डिपार्टमेंट टू चेक इलीगल माइनिंग। अगर सड़क के किनारे कोई पत्थर निकाल रहा है तो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वो उसको चेक करें। अगर फॉरेस्ट एरिया में कोई इलीगल माइनिंग हो रही है तो सबसे पहले जिम्मेवारी तो वन के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको रोका जाए। अगर कोई सरकारी ज़मीन पर
रेवेन्यू की ज़मीन पर काम कर रहा है, हमारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी तो जिम्मेवारी बनती है उसको चेक करने की, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। हमारे पास स्टाफ, मैं इस बात से भी मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ कि हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम चेक करेंगे और इलीगल माइनिंग को करने की कोशिश करेंगे। अब उप मुख्यमंत्री जी भी उस क्षेत्र में दौरा किया है उन्होंने, और जो वो मंड वाला एरिया है, इंदौरा वाला एरिया है, नूरपुर वाला एरिया है, उस क्षेत्र में भी माइनिंग बहुत बड़े पैमाने पे माइनिंग होती है और बहुत सारी माइनिंग है। अब माइनिंग को, जिसको किसी व्यक्ति का क्रशर है और उसको लीज डीड दी गई है, एरिया दिया गया, अगर वो अपने लीज से बाहर काम करता है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और मैं भी उस क्षेत्र में कुछ दिन बाद मैं भी उस क्षेत्र में जाऊंगा और मैं भी देखूंगा, और जिन लोगों ने अपने माइनिंग एरिया से बाहर काम किया होगा, उन्होंने माइनिंग प्लान के मुताबिक काम नहीं किया होगा, उनके अगेंस्ट हम उचित कार्रवाई करेंगे और हम उनकी लीजेस भी सैंक्शन, उनकी लीजेस जो है हम कैंसिल करेंगे। हम नहीं चाहते कि माइनिंग की वजह से किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो एनवायरनमेंट का नुकसान हो, चाहे निजी रूप में नुकसान हो, ऐसा नहीं होगा, नुकसान नहीं। जहाँ ऐसा हो रहा होगा हम उन लीजेस को कैंसिल करेंगे। प्रदेश में पिछले कुछ समय से नेताओं में एक और चर्चा छिड़ी हुई है। उद्योगपतियों के साथ प्रदेश के नेताओं का और सरकार का रवैया ठीक नहीं है, जिससे क्या होगा कि आने वाले कुछ समय में उद्योगपति जो हैं सरकार से खफा होंगे और कुछ उद्योगपति यहाँ से उद्योगों को लेकर पलायन भी कर जाएंगे। इस विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखो, उद्योग तो जो है वो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इस वक्त पूरे देश जो है वो एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रहा है। अब जो स्लो डाउन हुआ है वो इट इज़ नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश बट इट इज़ इन द एंटायर कंट्री। और उद्योग बंद होना भी एक निरंतर प्रक्रिया है। अब बहुत सारे उद्योगपति आते हैं, उनको 5 साल का जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, या कुछ इंसेंटिव्स हैं इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, जैसे जीएसटी में 5-7 साल तक हमको जीएसटी का इंसेंटिव्स मिलते हैं, स्टेट के जीएसटी के मिलते हैं। वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्री बंद होकर के चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब इन जो हमें रियायतें इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस थी वो ख़त्म हो गए, तो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर स्टेट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, तो बहुत सारे प्रदेशों के जो उद्योगपति हैं उनका जो रुख उस ओर हो रहा है। अब रही बात, मान लो अगर कुछ पॉलिटिशियनों की किसी से नहीं बनती तो वो छोटी मोटी बातें, तकरारें, कोई पॉलिटिशियन चाहता है कि उसके लोगों को रोज़गार मिले, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिले, जो हमारी पॉलिसी भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी उद्योग हों उसमें 80% हिमाचल के लोगों को उद्योग, तो छोटी मोटी तकरारें जो हैं वो चलती रहती है। पर ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश इज़ अ पीसफुल स्टेट, और हम जो है इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में आए, और लगभग कोई 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो भी हिमाचल प्रदेश में आ भी चुकी है। तो ऐसा नहीं है, ये तो क्रिएटेड स्टोरीज़ हैं। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। आपने जिक्र किया था कल कैबिनेट बैठक भी है। प्रदेश के इस समय 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है आपदा से निपटना है, दूसरी चुनौती है बेरोज़गार युवा अपने लिए रोज़गार की मांग कर रहे हैं, लंबे समय से भर्तियां नहीं चल रही हैं, उनकी मांग चल रही है। परंतु कल की जो कैबिनेट बैठक होगी वो सिर्फ आपदा पर ही केंद्रित रहेगी, या फिर बेरोज़गारों के बारे में भी सरकार कुछ सोच रही है? नहीं, देखो, कल की कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसका एजेंडा तो अभी नहीं आया है, और जो भी एजेंडा होगा बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, कोई नॉट ओनली आपदा, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे इश्यूज़ कैबिनेट में हर डिपार्टमेंटों के आते हैं, तो जो इश्यूज़ होंगे अलग अलग होंगे। मगर मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जब से सरकार कांग्रेस की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आई है, हिमाचल मंत्रिमंडल ने 10,000 के करीब जो है पद स्वीकृत किए हैं नौजवानों के लिए, जिसमें से कि 6,000 पद तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब उसको समय लगता है, पहले वो एडवर्टीजमेंट होगी, फिर उसके बाद रिटर्न होगा, फिर वाइवा होगा, तो वो प्रोसेस वो 6 महीने साल लग जाते हैं। तो वो प्रोसेस जो है जारी है, और इसमें आने वाले समय में तेज़ी आएगी, क्योंकि हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भंग होने की वजह से थोड़ी रुकावट हुई है, और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई कि जल्द वो बहाल होगा और नौकरियों के मामले में तेज़ी आएगी। हिमाचल प्रदेश इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। उद्योग से जुड़े हुए मुद्दों पर, और खासकर जिस तरह से बेरोजगार युवा लंबे समय से टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनके रोजगार क्या होगा,
उन मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के संसदीय कार्य और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।